जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर आप अपना घर किसी को किराए पे देते हैं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? कौन उस पर जीएसटी पे करेगा? क्या उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? क्या कॉम्पोजिट डीलर्स को भी ये सब पे करना है? आइए जानते हैं सब वीडियो के अंदर। और मैं आपको 25 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जिन पे डाउट्स हैं लोगों को लेकर विद रिस्पेक्ट टू रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सीए वैभव कंसल, अपना चैनल सीए वैभव कंसल में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कि क्या बैकग्राउंड है, क्या पहले था और क्या बाद में होगा। तो रिसेंटली 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। उसकी रिकमेंडेशन के बाद नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 इंटीग्रेटेड टैक्स आई थी, जिसके अंदर इन्होंने एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली थी जो रेजिडेंशियल यूनिट को किराए पे देने के इनकम से आती थी। यानी पहले रेजिडेंशियल यूनिट अगर आप किसी को रेजिडेंस पर्पस के लिए किराए पे देते थे तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था, एग्जम्पशन थी। बट अब 18 जुलाई 2022 से वो एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई है और अब वो टैक्सेबल है। पहली चीज, यानी पहले आप दो चीज़ें काम की थी आपके, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और रेजिडेंस के लिए यूज होनी चाहिए, करेक्ट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती तो फिर वो टैक्सेबल हो जाती थी। फॉर एग्जांपल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये था पहले 18 जुलाई के। लेकिन अब 18 जुलाई के बाद या 18 जुलाई से क्या प्रोविजन आ गए हैं कि अगर आप अपनी रेंटिंग कर रहे हैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड कहाँ पे? जीएसटी के अंदर, तो फिर जीएसटी इंप्लीकेशन ट्रिगर हो जाएंगी, यानी जीएसटी इंप्लीकेशन लेविएबल हो जाएगी, टैक्स लगेगा। कौन देगा ये भी क्लैरिफाई किया गया है और इसमें क्लैरिफिकेशन करते हुए बोला गया है कि आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज प्रोविजन के अंदर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट देगा। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अगर XYZ लिमिटेड को अपना घर किराए पर देते हैं तो फिर अब XYZ लिमिटेड को इस पे आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। तो क्या सर इसका क्रेडिट मिलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ। इसके अंदर 25 ऐसे क्वेश्चंस जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और उसके आंसर्स हमारे सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी बहुत ज़्यादा पूरा रीड नहीं कर रहा, मैं इसका क्रक्स निकाल के आपको बताऊंगा। इफ़ यू वांट दिस PDF तो देन यू कैन राइट योर ईमेल एड्रेस टू मी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अदरवाइज आप मुझे ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी सेंड कर सकता हूँ। तो आइए जानते हैं। पहला डाउट, मैं भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरे पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है मेरे बिजनेस के पास। मैंने वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी, ठीक है। यानी इन शॉर्ट XYZ लिमिटेड ने PQR लिमिटेड को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पस के लिए दी है, तो क्या जीएसटी की इंप्लीकेशंस आएंगी? आंसर इज कि क्योंकि रजिस्टर रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है और प्रोविजन जो नया आया है वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट के लिए आया है, तो इस पे जीएसटी की इंप्लीकेशन अट्रैक्ट हो जाएंगी। मैं रजिस्टर हूं, यानी लेट्स से मैं प्रोवाइडर हूं, मैं रजिस्टर हूं या नहीं हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको, अगर आप रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हैं, आपको आरसीएम के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम प्रोविजंस। अब वो प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर्पस अब नहीं देखना। पर्पस 18 जुलाई से पहले का था, 18 जुलाई ऑनवर्ड्स पर्पस इररिलेवेंट हो गया है फॉर द जीएसटी इंप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर नंबर 1 ने हमें समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेट करता है कि अब इस सिचुएशन में दोनों पर्सन्स कौन कौन से इनवॉइसेस रेज करेंगे, आप भी और मैं भी, ठीक है। आइए जानते हैं। तो मुझे तो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस रेज करना है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, टैक्स इनवॉइस रेज मैं नॉर्मल करूंगा, टैक्सेस वैक्सेस सब कुछ लगाऊंगा, सिवाय एक चीज के, मैं वहां पे लिखूंगा वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जनरली नॉर्मल टैक्स इनवॉइस पे इसका नो आता है, पर मैं यहां पे इसको येस करूंगा। जीएसटी R1 भरते हुए भी मैं B2B कॉलम के अंदर इसको बहुत ध्यान से टिक कर दूंगा, रजिस्टर कि मैं टिक कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं कि रिसिपिएंट इस पे टैक्स देगा। तो दैट मीन्स मेरी लायबिलिटी का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने तो एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, ये फ्रेज लिख के, बोल्ड में फ्रेज लिखना, बहुत ध्यान से फ्रेज लिखना। अब आपके ऊपर, आप रिसिपिएंट हैं तो आपको सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, साथ साथ पेमेंट वाउचर भी रेज करना पड़ता है क्योंकि आप मुझे पेमेंट करते हो। तो इसकी डिटेल्स आपको रूल्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आते हैं आगे।
ये तो इनवॉइसेज होगी आपकी मेरी। अब क्या आपको, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट आरसीएम की पेमेंट के बाद? क्योंकि जनरली तो आरसीएम की जब हम पेमेंट करते हैं तो मुझे आईटीसी मिल जाता है। तो अब यहाँ पे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सब क्लॉज जी अट्रैक्ट होता है कि क्योंकि ये घर रहने के लिए यूज़ हुआ है, चाहे आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स रह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, आप खुद रह रहे हैं, क्योंकि वो रहने के लिए यूज़ हुआ है, इसीलिए उसका पर्पस रेजिडेंशियल माना गया है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन पे आ जाता है। तो टू माय ओपिनियन पर्सनल कंजम्पशन है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का यूज़ होना रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, इसलिए आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पर्पस जो है वो जरूरी आईटीसी के लिए है, टैक्सेबिलिटी के लिए नहीं है। ये आपको पता लगेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि मैं रजिस्टर रिसिपिएंट हूँ, प्रोवाइडर हूँ, और सामने वाला भी रजिस्टर है, पर प्रॉपर्टी इस बार रेजिडेंशियल तो है पर यूज कमर्शियल पर्पस के लिए हो रही है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि गली मोहल्लों में दुकान खुल जाती है या फिर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में काम करने लग जाते हैं, या फिर कोई ऑफिस खुला हुआ है अंदर, पता नहीं चलता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो ठीक है, देखते हैं। अब क्या बोल रहा है वो कि सेम आंसर है कि टैक्स जीएसटी इंप्लीकेशन क्या है। पहली बात, जीएसटी इंप्लीकेशन आपके ऊपर है, आपको आरसीएमएस को टैक्स देना है, नंबर 1। नंबर 2, इनवॉइस क्या रेस करने हैं, इनवॉइस सेम रेस करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे। नंबर 6, क्या आपको आईटीसी मिलेगा इसका? अब यहाँ पे आंसर घूम जाता है, क्योंकि इसका पर्पस कमर्शियल हो गया है, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस के लिए हो गया है, प्रॉपर रेंट के लिए हो गया है, तो आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है जी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आई एम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। ठीक है ना, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब रजिस्टर टू रजिस्टर पर्सन आ गए थे, दोनों केस डिस्कस किए मैंने, कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी, रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज का भी और रेजिडेंशियल यूज का भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है किराए पे, तो क्या होगा? देखो जी, जो नई नोटिफिकेशन आई है वो आई है रजिस्टर रिसिपिएंट के लिए। अब यहाँ पे रजिस्टर रिसिपिएंट नहीं है, अनरजिस्टर है, और प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, पर्पस भी रेजिडेंस है, तो ये एग्जम्पशन के दायरे में अभी भी कवर हो जाएगी। ठीक है, और जो एग्जम्पशन ऊपर दी गई थी वो सिर्फ रजिस्टर रिसिपिएंट के लिए है जो टैक्सेबिलिटी आई है, तो यानी अनरजिस्टर के लिए स्टिल देयर इज एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन है, इसलिए कोई भी इसको टैक्स नहीं देगा, मैं भी टैक्स नहीं दूंगा और आपका तो बनता ही नहीं है क्योंकि आप अनरजिस्टर हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इस केस में इनवॉइस कौन सी इशू की जाएगी? मैं नॉर्मल, क्योंकि मेरी एग्जम्प्ट सप्लाई है तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करता हूं, और बिल ऑफ सप्लाई जो मैं इशू करूंगा वो आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं रजिस्टर हूं, आप अनरजिस्टर हैं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है पर पर्पस कमर्शियल है। तो अब इस केस के अंदर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एग्जम्पशन काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एग्जम्पशन थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अब एग्जम्पशन जो विड्रॉ कर ली वो बोला कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो एग्जम्पशन विड्रॉ है। तो अब इस केस के अंदर दोनों ही चीज़ मीट नहीं हो रही हैं, ना ही तो आप रजिस्टर रिसिपिएंट है कि आपके ऊपर आरसीएम लग जाए, और ना ही ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। तो दैट मीन्स कि एग्जम्पशन से बाहर हो गई है। अब जब एग्जम्पशन से बाहर हो गई और आपको टैक्स नहीं देना तो फिर मुझे टैक्स देना है, तो मैं रजिस्टर प्रोवाइडर हूँ, मैं फॉरवर्ड चार्ज में 18% टैक्स लगा के आपको दे के आऊँगा, सरकार को दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं रजिस्टर टू अनरजिस्टर, आगे ही सारी। अब अनरजिस्टर्ड पे देखते हैं। आई एम एन इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मैं रजिस्टर नहीं हूँ जीएसटी के अंदर, प्रोवाइडिंग माई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। मैं रजिस्टर नहीं हूँ, यानी मैं एक आम इंडिविजुअल हूँ, मान लो एक सीनियर सिटीजन या कोई भी हो सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो आपको अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, आप रजिस्टर हैं, तो फिर आपके ऊपर ये प्रोविजन लग जाएगा, आपके ऊपर प्रोविजन लग जाएगा और आरसीएम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा प्रोविजन है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो आरसीएम में देगा। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए आई है? तो देखिए, जो ये प्रोविजन आया है वो पर्पस से परे है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी आपको बीइंग रजिस्टर्ड रिसिपिएंट टैक्स देना है अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं। पर्पस क्या है उसका वो मैटर नहीं करता, तो आपको आरसीएम देना है। ठीक है, क्या आपको आईटीसी मिलेगा? मैं तो रजिस्टर हूं, आप रजिस्टर हैं, तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर ऊपर ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। अगर आपका पर्पस रेजिडेंशियल है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आपका पर्पस कमर्शियल है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। मैं एक इंडिविजुअल हूं, रजिस्टर नहीं हूं, मैं अपना घर
रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, तो क्या जीएसटी इम्प्लीकेशन है? देखो, ना आप रजिस्टर ना मैं रजिस्टर, ठीक है। वैसे तो आप रजिस्टर नहीं हो तो वही मामला खत्म हो जाता है, प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होगा। पर अगर मैं रजिस्टर होता तो मुझे एग्जाम सप्लाई बन जाती, पर मैं भी रजिस्टर नहीं हूँ और आप भी रजिस्टर नहीं है, तो फिर मामला खत्म और आप जीएसटी के दायरे से हम दोनों ही बाहर हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर प्रॉपर्टी, यही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, मैं भी अनरजिस्टर आप भी अनरजिस्टर, कमर्शियल पर्पस के लिए है, तो प्रॉपर्टी सॉरी इस पे टैक्स इम्प्लीकेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ और ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर मैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं था, यानी मेरे टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था। क्योंकि अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होता तो मैं लायबल होता और आई हैव टू चार्ज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि प्रॉपर्टी कमर्शियल है, ठीक है। आप रजिस्टर नहीं है तो आप तो जो रिलेटेड प्रोविजन से बाहर हो जाएंगे, और प्रॉपर्टी का पर्पस कमर्शियल है, वो एग्जम्पशन से बाहर हो जाएगा। तो मैं फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करता अगर मैं रजिस्टर होता, पर मैं भी रजिस्टर नहीं हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर इस पे भी कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं हैं। नेक्स्ट, आई एम एन इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी तो मुझे पता नहीं था कि वो रजिस्टर है या नहीं है, अननोन था मेरे लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उसने बताया नहीं, या वट एवर द रीजंस, मेरे लिए वो अननोन था उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस, सॉरी। तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि 18 जुलाई ऑनवर्ड्स आपको सामने वाले यानी टेनेंट का रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्वायर कर लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। हाउएवर अगर किसी वजह से भी वो आपको ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं बताता तो आप उसको अनरजिस्टर मानते हुए यही ट्रीट करेंगे कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है और वो पर्सन अनरजिस्टर है क्योंकि उसने अपना रजिस्ट्रेशन मुझे डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। और बीइंग अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो आपके ऊपर भी टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं है क्योंकि आप भी रजिस्टर नहीं है। अगर आप रजिस्टर होते और सामने वाले का स्टेटस नहीं पता होता आपको, तो फिर आपके पास एक चैलेंज आता कि हाँ भी आपको फिर बीइंग एग्जाम्प्ट सप्लाई मान के इसको टैक्स रेज कर देना चाहिए था, पर आप रजिस्टर नहीं हैं तो ठीक है, इट्स ओके। व्हाट वुड बी द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है? जो भी मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़े हैं जब मैं अनरजिस्टर था। देखिए, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 22 से गवर्न की जाती है। सेक्शन 22 बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में वो बोल रहा है टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज और एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड होता है। और अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एनी सप्लाई जिस पे टैक्स लगता है वो टैक्सेबल सप्लाई है। अब जिस पे टैक्स लगता है वो टैक्सेबल सप्लाईज है, इसने ये कहीं पे भी नहीं बोला जिस पे आप टैक्स पे करोगे वो टैक्सेबल सप्लाई है। तो दैट मीन्स कि जब आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो किराए पे, तो फिर आपका टर्नओवर का पार्ट भी वो बन जाता है, चाहे उस पर टैक्स सामने वाला पर्सन आरसीएम में पे कर रहा है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप एज ए पर्सन, एज ए लैंडलॉर्ड किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो आरसीएम में पे करेगा, करेक्ट। स्टिल वो अमाउंट जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। और अगर उसका टोटल ज़्यादा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। अगर आपकी सिंगल प्रॉपर्टी है उस पर लेट्स से पूरे साल में 12 लाख रुपए का किराया आता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, तो आप रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के लायबल नहीं है। लेट्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी कोई और इनकम नहीं है, अदरवाइज आप हैं। लेकिन अगर आपकी इंटरेस्टेड कोई प्रॉपर्टी है और आपने उससे रेंट एक्वायर किया है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बन जाएगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको और समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्या एसएसी यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड्स यूज़ किया जाएगा जीएसटी और 1 भरते हुए, इनवॉइस काटते हुए? और इसका आंसर है 997211 रेंटल और रिलीजिंग सर्विस इन्वॉल्विंग ओन और लीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। क्या टैक्स रेट्स हैं? 18% टैक्स लगेगा, चाहे फॉरवर्ड चार्ज में पे करो चाहे रिवर्स चार्ज में पे करो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल फ्रीलांसर हूँ जी, घर पे बैठ के काम करता हूँ, मेरे को यूएस से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, मैं घर पे एक लैपटॉप टेबल चेयर है मेरे पास, उस पर बैठ के काम करता हूँ। मैं क्योंकि इनकम मेरी अच्छी है 30-40 लाख है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है जीएसटी का, और मैं उस प्रॉपर्टी का रेंट, उस प्रॉपर्टी को एज ए प्रिंसिपल प्लेस यूज़ करता हूँ और उस प्रॉपर्टी का रेंट भी बाकायदा मैं अपनी मदर को देता हूँ। तो क्या मुझे इस पर रिवर्स चार्ज लगाना है? क्योंकि मदर अनरजिस्टर है और मैं रजिस्टर हूँ, तो क्या मुझे रिवर्स चार्ज लगाना है? मैं अपने घर पे बैठा हूँ, अपने पेरेंटल होम में बैठा हूँ। द आंसर इज येस।
क्योंकि आप रजिस्टर रिसिपिएंट हैं तो आप पे ये प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने घर में बैठे हैं या फिर रेंटल होम में बैठे हैं, कैसे हैं आप। अगर आप उसको रेंट दे रहे हैं तो दैट मीन्स आपका घर नहीं है, ठीक है। तो आप उसको जब रेंट दे रहे हैं तो आपकी ये लाइबिलिटी बन जाती है कि RCMS को पे करके आएँ, ठीक है। हाउएवर मैं ये जानना ये बड़ा ये क्वेश्चन है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जितने भी ऊपर आए हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए किस हद तक यूज़ हो सकती है, उस वो लीगैलिटी आप अपने लेवल पे चेक करना। वो जो लीगल लॉज हैं कि हाउ यू कैन यूज़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो एक सेपरेट डिफरेंट मैटर है। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा टाइम ऑफ सप्लाई का कि लेट्स से 18 जुलाई से प्रोविज़न एप्लीकेबल है, मेरे को रेंट की जो इन्वॉइसेस थी वो 1 जुलाई को मिल गई, मुझे किराया भी 1 जुलाई को आ गया, तो क्या अब 18 जुलाई से मेरे को RCM प्रोविज़न एप्लीकेबल हैं? तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि आपका प्रोविज़न ऑफ सर्विस पहले हो गया, इनवॉइस भी पहले हो गया, पेमेंट भी पहले आ गई, तो आप पहले वाले ही गवर्नेंस प्रोविज़न से चलेंगे, 18 जुलाई वाले से नहीं। तो देयर इज़ नो नीड टू पे RCM अंडर दिस ट्रांजेक्शन। आप एग्जम्प्ट हैं तो एग्जम्प्ट रहेंगे अगर वो कैटेगरी पूरी होती है तो। अब वो बोल रहे हैं लेट्स से मैंने पेमेंट 20 जुलाई को करी लेकिन इनवॉइस पहले कट गया था, तो आंसर इज सेम, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने इनवॉइस बाद में रेज करी, पेमेंट पहले आ गई, तो भी आंसर इज सेम। कोई भी एक इवेंट पहले हो जाता है तो फिर आप ये मानना कि इवेंट पहले होने के जो अगर पहले हो गया तो लायबिलिटी पहले ही हो जाएगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 23, दोनों ही बाद में हुई है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें बाद में हुई हैं, तो फिर इस केस के अंदर इस पेमेंट और वो दोनों बाद में हुई हैं तो आपके ऊपर RCM प्रोविजन आ जाएगा। बीइंग रजिस्टर्ड रिसिपिएंट आपको RCM पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो किराया जुलाई का ही क्यों ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ पर कंपोजिशन स्कीम में हूँ। भाई साहब, मैंने एक रजिस्टर्ड पर्सन से किराए पे घर लिया, रेजिडेंशियल यूनिट किराए पे ली है, ठीक है, तो क्या मुझे इस पर RCM देना पड़ेगा? देखिए जी, सेक्शन 10 अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको ये प्रोविजंस, आपको ये जो पेमेंट्स हैं RCM की करनी पड़ती हैं। तो यानी कॉम्पोजिट डीलर्स भी सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 को फॉलो करते हैं और RCM में पेमेंट्स करते हैं। तो दैट मीन्स कि इवन इफ़ यू आर कंपोजिट डीलर्स, आपको RCMS की पेमेंट करनी है। यू हैव टू पे द टैक्सेज अंडर RCM फॉर प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल यूनिट ऑन रेंट, ठीक है। अब क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कि सर्विस प्रोवाइडर रेगुलर रजिस्टर पर्सन है? भाई पहले तो अनरजिस्टर्ड था, अब अनरजिस्टर्ड है, तो द आंसर इज़ नो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप रजिस्टर हैं तो सामने वाले का रजिस्ट्रेशन स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको प्रॉपर्टी का किराया पे देता है, तो इट्स योर ड्यूटी टू पे अंडर RCM, आप उसको पे करके आएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सबमिशन टुवर्ड्स द रेजिडेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे इम्प्लीकेशंस। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इफ़ यू कैन आस्क एनी क्वेरीज एनी थिंग्स तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।